प्रांजल हिंदी क्लासेस में आपका हृदय से अभिवादन। छंद विधान के बारे में आज हम बात करेंगे। छंद क्या होता है, उसके कितने रूप हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, छंद किसे कहते हैं। प्रसिद्ध आचार्य पिंगल जिनका समय है 300 ईस्वी पूर्व, उन्होंने सबसे पहले छंद सूत्र की रचना की थी और आचार्य पिंगल को ही छंद शास्त्र का सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम प्रणेता माना जाता है। एक ऐसी रचना जिसमें वर्ण, मात्राएं, यति, गति, उसका क्रम, इन सभी को एक स्पष्ट एक नियम में बांधकर रखा जाए, उसमें बनाया जाए, ऐसी रचना को, ऐसी पद्य रचना को छंद कहा जाएगा। अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊं तो अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा की गणना, यति, गति, जो उनका क्रम चल रहा है, उससे संबंधित नियोजित पद्य रचना को छंद कहा जाता है। जब हम पद्य लिखते हैं या पुराने जो कवि थे, जो रचनाकार थे, जब वो पद्य लिखते थे वो छंद को ध्यान में रखकर ही अपनी पद्य रचना करते थे, इसलिए छंद को पद्य विधान का मानक कहा जाता है। छंद जो सूत्र है, कुछ लोग जानते हैं और कुछ जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं। छंद सूत्र है यमाता राज, भान, सलगा। यही वो सूत्र है जो आचार्य पिंगल के द्वारा दिया गया है। इसी के अनुसार हम छंद में मात्राओं की गणना करते हैं। यहाँ इस तरह से जो छंद है उसमें बहुत सारे उसके भेद हैं, बहुत सारे उसके अंग हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छंद के अंग, सबसे पहला अंग है पाद या चरण। छंद में हम जितनी पंक्तियां लिखते हैं, मुख्य रूप से 4 पंक्तियां लिखी जाती हैं, यानी कि पंक्तियां उसे कहा जाएगा जिसे एक ही गति में पढ़ा जाए और जहां यति यानी कि जहां वो रुक जाती है वहां वो पंक्ति खत्म हो जाती है। जिस तरह से ये हम उदाहरण लेते हैं, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, त्यों मनिच्छ बंस पर शेर से विराज है। आपने देखा, मैं इस पंक्ति के बाद रुकी, अल्प विराम, इसके बाद रुकी, इसके बाद रुकी और इसके बाद बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि यहाँ ये पद खत्म हो चुका है। लेकिन इसमें 4 जगह हम रुके हैं, तो उसी तरह से जहां जहां रुके हैं वो एक चरण, एक ये और एक ये, इस तरह से 4 चरण माने जाएंगे। चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम और विषम। सम चरण वो होंगे, ये पहला और तीसरा विषम चरण और दूसरा और चौथा सम चरण। जहां दूसरा और चौथा समान होगा वह सम चरण और जहां पहला और तीसरा समान होगा वो विषम चरण या पाद माना जाएगा। दूसरा अंग है वर्ण। इसे अक्षर भी कह सकते हैं। हम जानते हैं वर्ण किसे कहा जाता है, किसी भी अक्षर को वर्ण कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं न, म, स, प, कोई भी व्यंजन या कोई भी स्वर, मात्रा नहीं, किसी भी वर्ण को या अक्षर को वर्ण कहा जाता है। जो वर्णिक छंद होते हैं, जब छंद लिखे जाते हैं या पद लिखा जाता है तो उसमें वर्णों को गिना जाता है। जैसे अगर मैं इसमें गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण है ना। यहाँ हम मात्राओं पे ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा अंग है मात्रा। यहाँ मात्राएं देखी जाती है। मात्रा कौन सी होती है, जो स्वर का जो उच्चारण होता है उसे ही मात्रा कहा जाता है। जैसे जो अगर मैं इसकी मात्रा दिखती हूँ ए, अगर इसकी मात्रा दिखती हूँ आ, ई, ओ, इस तरह से यहाँ पे हम व्यंजन जो वर्ड है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, मात्राओं पे ध्यान देते हैं। जो मात्रिक छंद होते हैं उन पर मात्राओं पे ध्यान दिया जाता है, वर्णों को पे ध्यान नहीं दिया जाता है। उच्चारण में जो समय लगता है, ये कहा जाए कि उच्चारण में जो समय लग रहा है उसे हम मात्रा कह सकते हैं। आ, ई, उ, री, इस तरह से। अगला है
एक बात और, अगर आपकी मात्रा में कहीं चंद्र बिंदु या अनुस्वार लग रहा है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मात्राएं दो तरह की होती है, ठीक है, ह्रस्व होगी या फिर दीर्घ होगी। चौथा है यति। चौथा है यति। यति जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ जो अल्प विराम है, आप साधारण से ये समझ के बैठिए कि जहाँ अल्प विराम लगता है यानी कि जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जब पूरा पढ़ते पढ़ते जहाँ एक फ्लो में एक गति में पढ़ते हुए जा रहे हैं और कहीं हम थोड़ा रुकते हैं, फिर दूसरी पंक्ति को या दूसरे चरण को पढ़ना शुरू करते हैं, उसका उच्चारण शुरू करते हैं, तो यहाँ जो रुकने वाला जो समय है, किसी भी पद को पढ़ते हुए रुकने वाला जिस समय हम रुकते हैं, उस समय को, उस रुकावट को हम यति कहते हैं। और दूसरा जो है इसी से संबंधित, वह है गति। पद को पढ़ते समय जो लय होती है, जो पढ़ने का जो समय होता है, जो पढ़ते हैं, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, उसे गति कहा जाएगा। जो लय है उसे गति कहेंगे। छठा अंग है वह है गण। तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, ठीक है, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यमाता, राज, भान, सलगा, इसके अनुसार 8 गण माने गए हैं। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कमल, कमल, ये जो गण होते हैं ये मात्रा के अनुसार गिने जाते हैं। जैसे ये ह्रस्व, दीर्घ, 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 ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ मात्रा को बताने के लिए, उसे चिन्हित करने के लिए हमारे पास 2 चिन्ह दिए हुए हैं। जैसे वो है ह्रस्व के लिए इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि एक मात्रा, इसे एक मात्रा गिना जाता है। और दीर्घ के लिए इस तरह का साइन होता है जिसे 2 मात्राएं गिना जाता है। यानी कि अगर कमल शब्द को की मात्राएं मैं गिनती हूँ तो वो होंगी ह्रस्व, 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 यानी इसमें होगा नगण। अब आप पूछेंगे नगण कैसे, तो मैं बताती हूँ। इस सूत्र के अनुसार हम गणों को काउंट करते हैं, उन्हें गिनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा नगण, तो नगण कैसे होगा, न, स, ल, यानी कि तीनों ह्रस्व है, ठीक है। यहाँ इसकी अगर मैं आपको मात्रा लगा देती हूँ तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ये जो सूत्र है वो इस तरह की मात्राएं लगा हुआ है और इसी के अनुसार हम पद में या छंद में जो मात्राएं हैं उन्हें गिनते हैं। इसके अनुसार 8 गण हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला यगण, ठीक है, जिसमें कौन सी मात्राएं होंगी, ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घ। दूसरा है मगण, जिसमें होंगी दीर्घ, 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 तीनों दीर्घ। 2 गण आपको याद रखने में कभी भी परेशानी नहीं होगी, एक मगण और एक नगण। मगण में सभी दीर्घ होते हैं और नगण में सभी ह्रस्व होते हैं, यानी कि सभी छोटी मात्राएं होती हैं, ठीक है। मगण में तीनों दीर्घ। अगर इसकी मात्राओं को काउंट करते हैं, इसकी मात्राओं को गिना जाता है तो हम इस तरह से गिनेंगे 2, 2, 4, 2, 6, तो ये हो जाएंगी 6 मात्राएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तगड़, तगड़ में देखिए दीर्घ, दीर्घ, ह्रस्व। आगे है रगड़, रगड़, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ। जगड़, ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व। आगे भगड़, दीर्घ, ह्रस्व, ह्रस्व। अगला नगण,
हस्व हस्व हस्व, तीनों मात्राएं एक। इसकी काउंटिंग किस तरह से होगी, इसे किस तरह से गिना जाएगा, 1 2 3, यानी सिर्फ 3 मात्राएं। यानी कि अगर इस शब्द की मात्राओं को गिना जाता है तो उसमें 3 मात्राएं होंगी और कौन सा गण होगा, नगण होगा। एक बात और ध्यान रखिए, जहां पे सिर्फ 2 ही शब्द लिखे जाते हैं, जैसे अगर सिर्फ ये लिखा गया है मन या राजा, इस तरह से अगर 2 शब्द लिखे गए हैं या 4 शब्द हो जाते हैं तो जो गण है वो 3 ही शब्द, 3 ही वर्णों के लिखे जाएंगे और बाकी की हम मात्राएं गिनते हैं। जैसे अगर इसकी मात्राएं होंगी तो इसकी सिर्फ इस तरह से होगी, इसकी इस तरह से होगी, ठीक है, क्योंकि नगण जो गण है वो सिर्फ 3 ही वर्णों के माने जाते हैं और आगे का जो होता है वो या तो अगले शब्द में जुड़ जाता है या फिर उसकी अलग से मात्रा गिनी जाती है। नगण के बाद है सगण, जो अंतिम गण है। सगण में होगा हस्व हस्व और दीर्घ। अंतिम जो 2 है यानी ल और ग, ये मात्रा में गिने जाते हैं, यानी कि हस्व और दीर्घ, या कहा जाए लघु और गुरु। आपको पता है जब भी हम मात्राओं के बारे में बात करते हैं, मात्राओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम ये 2 ही तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। छोटी मात्रा के लिए हस्व और बड़ी मात्रा के लिए दीर्घ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि छंद की बात की जाए तो हम लघु और गुरु, ये जो मात्राएं हैं उनके लिए लघु और गुरु शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हस्व और दीर्घ बोल रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। कई बार एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो लघु गुरु पढ़ा था या हमने तो हस्व और दीर्घ पढ़ा था। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, हस्व यानी छोटा, लघु, और दीर्घ यानी बड़ा, गुरु। गुरु का शाब्दिक अर्थ भी वैसे भी बड़ा ही होता है, महान, ठीक है। इस तरह से सकते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं तो आपको ये उसके महत्वपूर्ण अंग जानने जरूरी है। अब हम बात करते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। जिस प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा देती हूँ तो आपको उससे पता चल जाएगा कि छंद के कितने प्रकार हैं और उन्हें कितनी और उपशाखाओं में बांटा गया है। जैसे आपको बोर्ड पे एक चार्ट दिख रहा है, उसमें आपको छंद के प्रकार मैंने इस तरह से बताए हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। उसमें वर्णिक के पुनः 3 शाखाएं हैं, वर्णिक के पुनः 3 प्रकार हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम छंद वो होते हैं जिनमें सारे चरण जो होते हैं वो समान होते हैं। अर्धसम में 2 चरण समान होते हैं और 2 असमान होते हैं, यानी कि पहला और तीसरा समान और दूसरा और चौथा समान। और जो विषम छंद होता है उसमें सभी जो चरण हैं वो असमान होते हैं, यानी कि सभी चरणों में अलग अलग मात्राएं या अलग अलग वर्ण होते हैं। वर्णिक और मात्रिक दोनों छंदों की ये 3 उपशाखाएं हैं और तीनों एक ही प्रकार से हैं, सम, अर्धसम और विषम। अगर वर्णिक में सम है तो सभी जो चरण हैं, चारों चरण हैं, उनमें समान वर्ण होंगे, यानी कि एक ही वर्ण होंगे। अगर प्रथम में 12 है तो बाकियों में भी 12 ही होंगे। अगर मात्रिक में देखें तो प्रथम में यदि जो सम चरण है सम मात्रिक जो छंद है उनमें सभी चरणों में मात्राएं समान होंगी। तीसरा है मुक्तक, उसमें भी मात्रिक, वर्णिक और मिश्र कहा गया है, मुक्तक यानी मुक्त रूप से, ठीक है। वर्णिक में सम छंद में और है जो उसकी शाखाएं हैं वो है साधारण और दंडक, जिसमें साधारण में और है गणबद्ध और मुक्तक। अर्धसम में 2 और है, संयुक्त और प्रवर्धित। इसी तरह से मात्रिक सम छंद में जातिक और दंडक, विषम में संयुक्त और संवर्धित। इसके बाद मैंने आपको छंद सूत्र बता रखा है, ये माताराज भानसलगा, जिसके अनुसार हम गणों की गिनती कर सकते हैं या मात्राओं की गण बता सकते हैं और मात्राओं की गिनती कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको छंद के जो मुख्य अंग हैं वो आपको बता दिए हैं, जो आपके लिए जो आपकी परीक्षा है उसके लिए जानने के लिए ज़रूरी है। मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।